हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, प्लीज़ आप सभी ध्यान देंगे, गौर से सुनिए। इस पूरी सीरीज़ में आपको 30 क्वेश्चंस जो आपको एक तरीके से रिवीजन क्लास मान लीजिए कराई जा रही है। अतः सभी से एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अधिक से अधिक संख्या में जुड़ने की कोशिश करेंगे और रिवीजन क्लास में आप कुछ बेहतर सीखने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, आप सभी को धन्यवाद। चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। व्याकरण किसे कहते हैं? तो आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 1। किताब पढ़ने के लिए ज्ञानवर्धक, पढ़ने लिखने में कठिनता, शुद्ध लिखने पढ़ने बोलने के लिए विद्या, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी जानते हैं व्याकरण हमें शुद्ध लिखना पढ़ना और बोलना सिखाती है, इसलिए सी फॉर्चून इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बिल्कुल सही जवाब हमें मिल चुका है। चलिए नेक्स्ट पर मूव करेंगे, अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है। हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ऑप्शन नंबर ए अक्षर, बी वर्ण, सी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी जानते हैं वर्ण जो होता है आपका सबसे छोटा होता है। जैसे हम बात करें क, तो क एक अक्षर है, जबकि क ये एक वर्ण है, इससे छोटा और कुछ नहीं होता। इसलिए वर्ण आपके प्रश्न के लिए सही जवाब हो जाता है। सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। नेक्स्ट पर मूव करेंगे अगले क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, हिंदी व्याकरण में उच्चारण के आधार पर वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है? तो आप सभी जानते हैं कि उच्चारण के आधार पर वर्णों को जो बांटा गया है वो आपकी स्क्रीन पर है। आप सभी बताएंगे, कोशिश करेंगे। यस करिए कि आप बिल्कुल, अरे सॉरी इसमें जी। तो 3 क्या रहा, 3, हाँ यस। तो आपका हिंदी व्याकरण में उच्चारण के स्थान पर, उच्चारण के आधार पर वर्णों को जो बांटा गया है वो आपके 45 हैं, जबकि कुल आपको पता है कुल आपके कितने हैं। तो आप कहेंगे कि कुल संख्या 52 है, बट उच्चारण के स्थान पर आपके 45 हैं। इसलिए नेक्स्ट पर मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 3 के बाद चलते हैं 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि हिंदी भाषा में कितने स्वर होते हैं? 11, 13, 33 स्वर नहीं होते हैं। तो आप कहेंगे कि कुल स्वर बोले तो 13 और स्वर पूछे तो 11 होते हैं। इसलिए इस प्रश्न में सही जवाब ऑप्शन नंबर ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से अयोगवाह कौन है? तो आप कहेंगे कि अंग और आह, सी इज द राइट आंसर। सी बिल्कुल सही होगा इस प्रश्न के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से विसर्ग कैसी ध्वनि देता है? आह, अह, ह या इनमें से कोई नहीं। तो आप कहेंगे विसर्ग आपकी ह की ध्वनि देता है। जैसे आपने देखा होगा अत ह, ठीक है ना, स्व त ह, ठीक है। तो आप सभी जानते हैं ना इस प्रश्न के लिए सही जवाब सी। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर 7 और जवाब देंगे। हिंदी व्याकरण में स्पर्शी व्यंजनों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो आप सभी जानते हैं स्पर्श व्यंजन जो आते हैं आपके 25 होते हैं और इनको 5 वर्गों में बांटा गया है। बिल्कुल आप सभी जानते हैं, बिल्कुल समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि वे वर्ण अक्षर जो जीभ द्वारा किसी अंग को छूने से निकलते हैं क्या कहलाते हैं? तो आप कहेंगे उन्हें ही हम कहते हैं स्पर्श व्यंजन। जीभ जिस जिस अंग को टच करती है उसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बिल्कुल अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ड को क्या कहते हैं? तो उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। आप सभी जानते हैं। इस प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि समय के आधार पर सबसे अधिक समय में बोले जाने वाले स्वर को क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं क्या? आप सभी जानते हैं, उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। आपने लिखा भी देखा होगा ओम, ठीक है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन नंबर सी आपको मिल चुका है। ओके, इस क्वेश्चन का जवाब तो आपको मिल चुका है। थोड़ा हम नीचे मूव कर रहे हैं धीरे धीरे। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 के बाद चलते हैं 11 पर। निम्नलिखित स्पर्श व्यंजनों का मिलान करना है आपको। तो कौन सा आपका मूर्धन्य, तालव्य, दंतव्य, होश्रव्य, आपको 5 वर्ग दिए हुए हैं। तो आप सभी जानते हैं कि इसका जो सही तरीका है वो आप क्या करेंगे। तो देखिए कंठ मतलब का से, का वर्ग हो गया कंठव्य। कंठ से ऊपर होता है क्या? तालव्य। तो तालु से ये वाला हो गया। फिर मूर्धन्य टा वाला, फिर दंतव्य सामने ही है, और होष्ठव्य ये रहा।
इस तरीके से आपका मिलान हो जाता है। नेक्स्ट पर मूव करेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलेंगे। निम्न में से नासिक के व्यंजनों का समूह कौन सा है? तो आप सभी जानते हैं प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर, पांचवा वर्ड जो है आपका वो नासिक के व्यंजन होता है, इसलिए मा, ड़, ण ये सब आपके जो है नासिक के व्यंजन हैं। इसलिए नेक्स्ट पर मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि वह वर्ण जिसे बोलने पर कंपन उत्पन्न होता है कहलाता है लुंठित व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, सामान्य व्यंजन। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। तो आप कह सकते हैं कि इस प्रश्न के लिए जो सही जवाब है वो आपका चला जाता है किसके साथ? बोलने पर कंपन उत्पन्न होता है उन्हें हम लुंठित कहते हैं। ये सब क्या होते? ये र आपका जो है लुंठित वर्ड है। यस, बिल्कुल आप सभी समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर मूव करेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद 14 पर चलेंगे और क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है समझते हैं। अल्प प्राण और महाप्राण है, स्वर के दो भेद, व्यंजन के दो भेद, व्याकरण के दो बोध। हिंदी में ऐसा कोई शब्द नहीं है अल्प प्राण और महाप्राण। बिल्कुल आप सभी बताएंगे इस प्रश्न के लिए सही जवाब क्या होगा। अल्प प्राण और महाप्राण, सॉरी आप इसकी थोड़ा वो भी समझ सकते हैं। देखिए आप इसके लिए समझ सकते हैं कि प्रत्येक वर्ग का प्रथम और तृतीय पांचवा अंतस्थ अल्पप्राण होते हैं और प्रत्येक वर्ग का द्वितीय चतुर्थ तथा ऊष्म व्यंजन महाप्राण होते हैं। यानी अंतस्थ व्यंजन अल्पप्राण होते हैं और ऊष्म व्यंजन महाप्राण होते हैं। तो हम कह सकते हैं ये किसके होते हैं? तो आप कहेंगे व्यंजन के। तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर 14 का भी सही जवाब होता है। नेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। सॉरी आपको दिख गया है क्वेश्चन। चलिए फिलहाल क्वेश्चन नंबर 15 आप कहेंगे र और रे में अंतर क्या है? तो आप सभी जानते हैं कि क्या है, रि स्वर है और र व्यंजन है, इसलिए बी सही जवाब होता है इस क्वेश्चन के लिए। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पर मूव करेंगे अगले क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। हिंदी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो आप सभी जानते हैं कब मनाया जाता है। 14 सितंबर को मनाया जाता है। आप सभी जानते हैं, बिल्कुल जानते होंगे 14 सितंबर हिंदी दिवस मनाया जाता है। जबकि हम बात करेंगे नेक्स्ट आगे आपका थोड़ा इसकी व्याख्या की तरफ देखेंगे तो आपने शायद हमारे पिछले लाइव सेशन में आप लोग सभी सीखे थे, लेकिन इसमें शायद नहीं दिया है। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है आधुनिक हिंदी भाषा के जनक किसे माना जाता है? तो आप सभी जानते हैं इनमें आपके कौन है? तो बताइए, फटाफट से जवाब देंगे। जयशंकर प्रसाद हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महादेवी वर्मा है, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जवाब आप सभी के स्क्रीन पर है। आप सभी करेंगे कोशिश देंगे जवाब, बिल्कुल करिए कोशिश दीजिए जवाब क्वेश्चन नंबर 17 का। तो देखिए आपकी स्क्रीन पर है भारतेंदु हरिश्चंद्र इज द राइट आंसर, यानी बी इस प्रश्न के लिए सही जवाब हो जाता है। इन्हें आधुनिक हिंदी भाषा का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट पर मूव करें। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर होगा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर है। देखिए जी, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार भारत में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो आप सभी जानते हैं 22 भाषाओं का दर्जा संविधान में। देखिए आपके सामने चार ऑप्शन हैं, आप सभी बताएंगे जवाब देंगे तो आप कहेंगे इसमें जो है सही जवाब तो हमें मिल गया है। क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही जवाब है वो समझ में आ रहा होगा आपको, दिखाई दे रहा है। यस देखिए, सॉरी 19 था ना, ओके दिखाई नहीं दे रहा है बट आप समझ लेना कि इसमें जो है 22 इज द राइट आंसर, यानी 22 भाषाएं हैं। नेक्स्ट पर मूव करेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है 19 और देखते हैं भारत के किस राज्य में अंग्रेजी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? तो आप कहेंगे राजस्थान, मुंबई, नागालैंड। तो इस प्रश्न के लिए सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, नागालैंड में अंग्रेजी भाषा कामकाज की भाषा है, अर्थात राज्य में अंग्रेजी भाषा बोली जाती है, इसलिए उसको अंग्रेजी राजभाषा जिस प्रदेश की है वो आपका नागालैंड है। नेक्स्ट पर मूव करेंगे अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है 20 और देखते हैं भारत के, सॉरी थोड़ा इसको जूम इन कर, बिल्कुल भारत के किस राज्य में संस्कृत को राजभाषा का दर्जा किया गया है? तो आप सभी जानते हैं उत्तराखंड इज द राइट आंसर, उत्तराखंड बिल्कुल। और नेक्स्ट पर मूव करेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर।
हिंदी भाषा की लिपि है रोमन लिपि, ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी जानते हैं कि इसके लिए जो लिपि है आपकी वो देवनागरी है, यानी सी फॉर चेन्नई द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर। हिंदी भाषा की आदि जननी किस भाषा को कहते हैं? तो आप सभी का है आदि जननी की बात कर रहे हैं, इसलिए हम संस्कृत कह देंगे, ठीक है। और वैसे जननी की बात करें तो आप भ्रंश भाषा के साथ चले जाएंगे, आदि जननी मतलब संस्कृत है। नेक्स्ट पर मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, भाषा के लिखने को ढंग को क्या कहते हैं? व्याकरण, बोली, उच्चारण। इस प्रश्न के लिए क्वेश्चन नंबर 23 का जवाब तो फिलहाल नहीं आया, लेकिन आप देखेंगे व्याकरण, बोली, उच्चारण तो भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं, और जो इस प्रश्न में बिल्कुल आंसर में नहीं है, तो आप समझ लेना इनमें से डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 24, जो युद्ध में स्थिर हो के लिए एक वाक्यांश है, युधिष्ठिर। क्या? युधिष्ठिर, यानी सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर होगा, क्वेश्चन नंबर 25। पेट की अग्नि को क्या कहते हैं? आग, चूहे, कूदना, जठराग्नि। आप सभी के लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जठराग्नि कहते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलेंगे और जवाब देंगे। निम्न में से सही वर्तनी छाटिए। अभ्युदय, अभ्युदय, अभ्युदय सभी गलत हैं, तो आप बताएंगे कि इसमें से सही जवाब क्या हो जाएगा। जी बिल्कुल, आप सभी देख पा रहे होंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 का जो सही जवाब है वो आपका अभ्युदय के साथ चला जाएगा। बिल्कुल आप सभी ने सही कोशिश कर रहे हैं। यस, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन पर होगा, देखते हैं। देखिए, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? हमारे यहाँ शुद्ध भैंस का दूध मिलता है, हमारे यहाँ भैंस का दूध शुद्ध मिलता है, हमारे यहाँ भैंस का शुद्ध दूध मिलता है। इसलिए आप सभी जानते हैं इस प्रश्न के लिए सही जवाब है वो आपका ऑप्शन नंबर सी, हमारे यहाँ भैंस का शुद्ध दूध मिलता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पर मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 28 की तरफ देखते हैं। और आगे कुआं पीछे खाई मुहावरे का सही अर्थ क्या है? चारों तरफ जल ही जल, रास्ते का बंद होना, दोनों ओर मुसीबत, बीच में निकल भागना। तो आप कहेंगे दोनों ओर मुसीबत। इस प्रश्न के लिए सही जवाब है सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 और आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, और देखते हैं इस क्वेश्चन के लिए। तो आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा शब्द पत्नी का पर्यायवाची नहीं है? तो दारा, जोरू, धारा, दुल्हन। आप सभी कहेंगे तो धारा इस प्रश्न में नहीं है, बाकी के जोरू, दारा और दुल्हन सब है, तो इसलिए सी सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 29 के बाद 30 और आज का अंतिम प्रश्न। आज का अंतिम प्रश्न आपके सामने है, प्राचीन का विलोम क्या होगा? अद्यतन, सनातन, अर्वाचीन या पुराना? तो आप सभी जानते हैं प्राचीन का आपका जो हो जाता है वो आपका हो जाएगा अर्वाचीन। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 30 का आज का अंतिम प्रश्न था। आज के लिए इतना ही, दैट सफिशिएंट फॉर टुडे। मिलेंगे फिर कल, फिर नए सेशन के साथ। और हाँ, बने रहिए, सभी प्रैक्टिस करते रहिए। और बिल्कुल हम सभी जानते हैं कि करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। जब सिल पर ही निशान पड़ सकते हैं तो हम और आप स्टूडेंट हैं, आप सभी पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे, बिल्कुल सब कुछ होगा। तो आज के लिए इतना ही, दैट सफिशिएंट फॉर टुडे। मिलेंगे फिर कल एक और रिकॉर्डेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम सभी को।